वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 16 अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम सबसे पहले जानते हैं अशुद्ध क्या होता है। अशुद्ध होता है जिस कारण से हमारी गलतियाँ होती हैं। अशुद्ध यानी गलत, है ना। और शुद्ध यानी सही या स्वच्छ, है ना। स्वच्छ हिंदी में हम कह सकते हैं जो शब्द हमारे यहाँ पर शुद्ध हो। तो हम पढ़ते हैं आज वाक्यों के बारे में। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य होते क्या हैं, इनमें किस कारण से गलतियां आती हैं। जैसे पहला वाक्य मैं बोलती हूँ आपके लिए, पत्ता गिरा है पेड़ से जमीन पर। क्या ये वाक्य शुद्ध होगा? नहीं, ये वाक्य होगा अशुद्ध। शुद्ध वाक्य क्या होगा? पत्ता पेड़ से जमीन पर गिरा, है ना। इसी तरह हम जानते हैं कि वाक्य में जो अशुद्धियां हैं वो किन किन कारणों से आती हैं, क्यों आती हैं। वाक्य में अशुद्धियां आती हैं, पहला संज्ञा तथा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। कौन कौन सी अशुद्धियां हो जाती है? जब हम वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का सही से प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर आ जाती है वाक्य में अशुद्धि। अब किस तरह आती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा तथा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में आप कहीं पर भी, जैसे वह परसों के दिन जयपुर गया था, है ना। तो हम ऐसा ना बोलकर इस वाक्य को इस प्रकार बोलेंगे कि दिन अपने आप में, जानते हैं हम कि परसों अपने आप में एक दिन है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे कि वह परसों जयपुर गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिंग संबंधी अशुद्धि। अब लिंग संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं कि जहां पर हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है वहां पर हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, और जहां पर हमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना होता है वहां पर हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इस काम में मुझे मजा आती है। अब मजा शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना। तो हमें इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या बोलना होगा? हमें इस काम में मजा आता है। अब जैसे रमा खेलता है, अब रमा लड़की का नाम है तो वो खेल कैसे सकता है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? रमा खेलती है। तीसरा है वचन संबंधी अशुद्धियां। इसी तरह जिस तरह से हमने लिंग संबंधी अशुद्धियां पढ़ी, उसी तरह से जहां पर हमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना होता है वहां पर हम एक वचन शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कहीं पर हमें आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करना होता है और वहां पर हम कहीं एक वचन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे महात्मा दर्शन देने आया था, एक अकेला व्यक्ति है लेकिन उनको आदर देने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हमें शुद्ध वाक्य बोलना होगा महात्मा दर्शन देने आए थे। नेक्स्ट आता है कारक संबंधी अशुद्धियां। अब कारक के चिन्ह, जैसा कि हम पहले अपने जो कारक वाला पाठ हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने कारक के चिन्ह पढ़े हैं, परसर्ग पढ़े हैं। उन परसर्गों का अगर सही स्थान पर प्रयोग न किया जाए तो वह जो अशुद्धियां होती हैं वाक्य में वो कारक संबंधी अशुद्धियां कहलाती है। इसका उदाहरण हम देते हैं, तुमने अपना काम करना है। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध क्या होना चाहिए? तुम्हें अपना काम करना है ना। और एक और उदाहरण ले लीजिए, भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। अब इस वाक्य में को शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, भोजन अपने आप में एक वस्तु ही है जिसको स्वादिष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य आ जाएगा कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। अब आता है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अब पदक्रम संबंधी अशुद्धियां क्या होती है? पदक्रम यानी पद जो होते हैं, पद यानी शब्द, जो शब्द होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना। जहां पर उनके निर्धारित स्थान है वहां पर न रखकर दूसरे स्थान पर उनको रख देना पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देख लें, जैसे मैंने आपको
पहला उदाहरण बताया, पत्ता पेड़ से जमीन पर गिरा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोलकर हमें क्या बोलना होगा, पत्ता जमीन से पेड़ पर गिरा। अशुद्ध वाक्य में हमने क्या किया है कि उन शब्दों को अपने स्थान पर न रखकर दूसरे स्थान पर रख दिया है। तो ऐसा करने से वाक्य में कौन सी अशुद्धि आती है, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां आ जाती है। नेक्स्ट आता है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अब जो वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया हो रही है और क्रिया कौन कर रहा है ना। जैसे तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ा, ये वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी। पढ़ा शब्द अखबार के लिए हम ले सकते हैं, तुमने कौन सा अखबार पढ़ा, है ना, उसके लिए हम ले सकते हैं। लेकिन कौन सी पुस्तक पढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि किताब एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी। अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्या होती है, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं जैसे बस चलती चलती रुक गई। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, बस चलते चलते रुक गई। और कछुआ धीमे धीमे चल रहा है। अब धीमे धीमे नहीं बोलकर यहाँ पर क्या आएगा, उसकी गति कैसी है, धीरे धीरे। चलने की गति कैसी है उसकी, धीमे धीमे नहीं होगा। यहाँ पर शुद्ध शब्द इसके लिए होगा धीरे धीरे चल रहा है। और अब अंतिम अशुद्धि आती है अन्य अशुद्धियां। वाक्य में अन्य अशुद्धियां कौन सी होती है, यहाँ पर आप देखिए कि वाक्य में विराम चिन्हों की अशुद्धियां, आपको कहीं पर कोमा लगाना है, अल्प विराम लगाना है विराम चिन्हों की, और शब्दों की अशुद्धियां, शाब्दिक अशुद्धियां जिसको हम कह सकते हैं, वो अशुद्ध शब्द जहां आप लिख देते हैं वो भी अन्य अशुद्धियों के अंतर्गत आता है। विराम चिन्हों की जो अशुद्धियां, योजक जो भी आप चिन्ह लगाते हैं विराम के लिए, उन चिन्हों की जो अशुद्धियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, अन्य अशुद्धियों के अंतर्गत। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा संज्ञा वाक्य में अशुद्धियां किन किन कारणों से होती है या कौन कौन सी अशुद्धियां होती है। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती है, लिंग संबंधी अशुद्धियां होती है, वचन संबंधी अशुद्धियां हैं, कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं और अन्य अशुद्धियां हैं। आशा है आपको ये चैप्टर, ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा।